हार कभी हार नहीं होती, हार कभी हार नहीं होती और जीत कभी अंतिम नहीं होती। निराशा कभी आशा से अलग नहीं होती और उम्मीदें कभी हिम्मत से जुदा नहीं होती। तू चलते चल क्योंकि मंजिलें दूर नहीं होती, तू चलते चल क्योंकि मंजिलें दूर नहीं होती। तू कदम बढ़ाए चल क्योंकि तेरा हर कदम मंजिल की ओर होगा। तू कदम बढ़ाए चल तेरा हर कदम मंजिल की ओर होगा। यहाँ तू ही नायक है, तू ही विजेता है और यहाँ तेरी ही सफलता का शोर होगा। इसी मोटिवेशन लाइन के साथ एक बार आपका फिर स्वागत है हमारे YouTube चैनल साइंस डिजिटल स्टडी पॉइंट पर। और हम पिछले लेक्चर में देख चुके थे कि वास्तव में डीएनए की जो डीएनए रेप्लिकेशन की प्रोसेस होती है वह सेमी कंजर्वेटिव प्रोसेस होती है और इसे मेसरसन एंड स्टोल ने अपने एक्सपेरिमेंट से प्रूव किया था कि जो डीएनए रेप्लिकेशन की प्रोसेस होती है वह सेमी कंजर्वेटिव होती है। ठीक है, और हमने यह भी देख चुके थे कि जो रेप्लिकेशन की प्रोसेस होती है उस रेप्लिकेशन की प्रोसेस में कौन से एंजाइम इंक्लूड होते हैं। और आज हम देखने वाले हैं प्रोसेस ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन। आपको बच्चों यह तो पता है ना कि रेप्लिकेशन की प्रोसेस होती कहां है। वास्तव में रेप्लिकेशन की प्रोसेस हमने क्या कहा था कि कोई भी सेल जब एक सेल दो सेल में डिवाइड करती है, दो सेल में जब डिवाइड करती है तो इस डीएनए कंटेंट को डबल करना होता है इन दोनों सेल में डिस्ट्रीब्यूट करना होता है। लेकिन जो सेल होती है इस सेल में ये इस सेल का न्यूक्लियस होगा और इस सेल के ये सेल ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, और जो डीएनए होता है ये इस न्यूक्लियस में प्रेजेंट होगा। और जो रेप्लिकेशन की प्रोसेस होती है वह रेप्लिकेशन की प्रोसेस सेल के न्यूक्लियस के अंदर केंद्र के अंदर होती है और इस प्रकार ये डीएनए को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है सेल के अंदर। और इसमें भी ये न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, केंद्रक प्रेजेंट होता है और केंद्रक में डीएनए प्रेजेंट होता है। और डीएनए रेप्लिकेशन की प्रोसेस कहां होगी? डीएनए रेप्लिकेशन की प्रोसेस कोशिका के केंद्रक में होती है। ठीक है, अब हम पढ़ लेते हैं कि प्रोसेस ऑफ रेप्लिकेशन, रेप्लिकेशन की प्रोसेस क्या होगी। कोई भी जैसे सेल होता है, कोई भी सेल होती है, इस सेल में ये न्यूक्लियस होगा और न्यूक्लियस में डीएनए प्रेजेंट होगा। हमने कहा था कि ये जो सेल होती है इस सेल में 2.2 मीटर लंबा डीएनए प्रेजेंट होता है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो रेप्लिकेशन की प्रोसेस है सेल के अंदर, रेप्लिकेशन की प्रोसेस है ये हो गया डीएनए मॉलिक्यूल। और जो रेप्लिकेशन की प्रोसेस है ये डीएनए के एक स्थान से शुरू नहीं होगा भाई, मल्टीपल प्लेस ऐसे होंगे जहां से डीएनए रेप्लिकेशन की प्रोसेस स्टार्ट होगी। ठीक, अगर एक एग्जांपल के माध्यम से बात करें, जैसे राजस्थान से गुजरात तक आपको सड़क बनानी है लगभग 500 किलोमीटर की। ठीक है, तो अगर आप आपके पास दो तरीके हैं। पहले तो आप जैसे राजस्थान से सड़क बनाना स्टार्ट करते हैं और गुजरात तक पहुंचते हैं तो इसमें बहुत अधिक टाइम लगेगा, बहुत ज्यादा समय लगेगा। और अगर आप पॉइंट डिसाइड करते हैं कि इतनी दूरी तक दूसरे वर्कर काम करेंगे, इतनी दूरी तक दूसरे वर्कर काम करेंगे, इतनी दूरी तक दूसरे वर्कर काम करेंगे और ये इससे बहुत कम समय में बनकर तैयार हो जाती है। इसी प्रकार जो यूकेरियोटिक सेल होती है उस यूकेरियोटिक सेल में डीएनए रेप्लिकेशन की प्रोसेस को जल्दी करने के लिए ये मल्टीपल बहुत सारे ऐसे स्थान होते हैं जहां से रेप्लिकेशन की प्रोसेस स्टार्ट होती है। ठीक है, अब हम बोल रहे हैं कि रेप्लिकेशन
कि प्रोसेस एक स्थान सिरे से स्टार्ट होती नहीं कि यहां पर डीएनए पॉलीमरेज बाइंड होगा और काम करने लग जाएगा। जो डीएनए है उस डीएनए को बीच से काटना पड़ेगा। तो देखते हैं, ये जैसे सेल के अंदर डीएनए है, ठीक है। अब हम बात करें कि इस डीएनए को एंडोन्यूक्लियस एंजाइम की प्रेजेंस में जैसे कट लगाया जाता है, मान लो कि यहां पर कट लगा दिया एंडोन्यूक्लियस एंजाइम, ठीक है। एंडोन्यूक्लियस एंजाइम के द्वारा डीएनए पर कट लगाया जाता है और यहां से हेलिकेज एंजाइम इंटर करेगा और डीएनए में प्रेजेंट हाइड्रोजन बॉन्डिंग को तोड़ने का कार्य करेगा, ठीक। यहां से जहां पर एंडोन्यूक्लियस एंजाइम डीएनए पर कट लगाता है उसे हम बोलते हैं निक, ठीक है। और जहां से रेप्लिकेशन की प्रोसेस स्टार्ट होगी, यहां से मान लो रेप्लिकेशन की प्रोसेस स्टार्ट होगी तो इसे हम बोल देते हैं ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, ठीक है, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। ये इतनी बात हो गई। अब हम देख लेते हैं कि वास्तव में जो डीएनए प्रेजेंट है उस डीएनए में हेलिकेज एंजाइम इंटर करेगा और किस प्रकार हाइड्रोजन बॉन्डिंग को तोड़ता है। जैसे ये जैसे डीएनए मॉलिक्यूल हो गया भाई, ठीक है, डीएनए मॉलिक्यूल हो गया और इस डीएनए मॉलिक्यूल में रेप्लिकेशन की प्रोसेस में सर्वप्रथम कौन सा एंजाइम आता है भाई, हेलिकेज एंजाइम। इधर लिख लेते हैं हेलिकेज एंजाइम, हेलिकेज एंजाइम, ठीक है। कर दो इस डीएनए पर हेलिकेज एंजाइम अप्लाई, इस डीएनए पर हेलिकेज एंजाइम अप्लाई किया भाई और ये डीएनए, ये हेलिकेज एंजाइम डीएनए के स्ट्रैंड के बीच में जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट होती है इस हाइड्रोजन बॉन्डिंग को तोड़ने का कार्य करता है, ठीक है। तो डीएनए किस प्रकार बन जाएगा भाई, ये लो सा, इस प्रकार डीएनए बन जाएगा। हम डीएनए के स्ट्रैंड की बात करें तो जो डीएनए के स्ट्रैंड होते हैं, इन डीएनए के स्ट्रैंड के एक एंड को 5 एंड, दूसरे को 3 एंड कहते हैं और ये इसके एंटी पैरेलल होगा 3 एंड और 5 एंड। अब आप ये मत पूछना कि ये 5 एंड या 5 प्राइम और 3 प्राइम क्या होता है, और ये 5 प्राइम और 3 प्राइम एक दूसरे के या दोनों स्ट्रैंड डीएनए के दोनों स्ट्रैंड एक दूसरे के एंटी पैरेलल क्यों होते हैं। जब हमने डीएनए की मॉलिक्यूलर लेवल पर स्ट्रक्चर देखी थी तब हमने बताया था कि वास्तव में 5 प्राइम क्या होता है, 3 प्राइम क्या होता है और क्यों डीएनए के दोनों स्ट्रैंड एक दूसरे के एंटी पैरेलल होते हैं, ठीक है। तो ये जो हेलिकेज एंजाइम होता है, ये हेलिकेज एंजाइम इन जैसे यहां पर इंटर करेगा और ये हेलिकेज एंजाइम इंटर करके इनके बीच की जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है उन हाइड्रोजन बॉन्डिंग को ब्रेक कर देगा, ठीक है। और ये जो हेलिकेज एंजाइम है, हमने कहा है कि जो डीएनए मॉलिक्यूल है इस डीएनए मॉलिक्यूल में हमें 2 प्रकार की बेस पेयरिंग हमें देखने को मिलेगी। एडिनिन और थाइमिन के बीच में तो हमें डबल बॉन्ड देखने को मिलता है और साइटोसिन और गुआनिन के बीच में हमें ट्रिपल बॉन्ड देखने को मिलता है, ठीक है। तो ये जो हेलिकेज एंजाइम है जहां पर हमें डीएनए में एडिनिन और थाइमिन के बीच में बेस पेयरिंग देखने को मिलती है और साइटोसिन और गुआनिन के बीच में हमें बेस पेयरिंग देखने को मिलती है या हाइड्रोजन बॉन्ड देखने को मिलते हैं। अब ये जो हेलिकेज एंजाइम है, हेलिकेज एंजाइम
जहां पर एडिनिन और थायमिन प्रेजेंट होगा उसके बॉन्ड को आसानी से तोड़ देगा, जबकि जो साइटोसिन और गुहानिन के बीच में जो बॉन्डिंग प्रेजेंट होती है उसमें इसके कंपैरिजन में ज्यादा टाइम लगेगा। ठीक है, तो ये हो गई भाई हेलिकेज एंजाइम की बात। इसके बाद में अगर हम बात करें तो हेलिकेज एंजाइम के बाद में दूसरा एंजाइम अप्लाई किया जाता है। कौन सा भाई? दूसरी प्रोटीन अप्लाई की जाती है, एसएसबी प्रोटीन। एसएसबी प्रोटीन मतलब सिंगल स्ट्रैंडेड बाइंडिंग प्रोटीन अप्लाई की जाती है, जो वास्तव में क्या करती है, हेलिकेज एंजाइम का तो काम था कि जो डीएनए के स्ट्रैंड थे उन डीएनए के स्ट्रैंड के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग को ब्रेक करना, लेकिन ये जो हेलिकेज एंजाइम है यहां से हाइड्रोजन बॉन्ड को तोड़ते हुए अलग आगे बढ़ जाएगा, लेकिन पीछे से क्या होगा, ये स्ट्रैंड आपस में फिर बाइंडिंग कर लेंगे। तो इस बाइंडिंग को रोकने के लिए एसएसबी प्रोटीन सिंगल स्ट्रैंडेड प्रोटीन काम में आती है, जो इस प्रकार ये नाइट्रोजिनस बेस से जुड़ जाएगी और डीएनए पुनः आपस में हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं करेगा। ठीक है, ये हमने अप्लाई कर दी। उसके बाद में हम चलो इसी में हमने दिखा दिया कि एसएसबी प्रोटीन हमने बाइंड कर दी। ठीक है, अब हम आगे बात करते हैं कि इसमें आगे कौन सा एंजाइम आता है भाई। ट्रोपो आइसोमेरेज एंजाइम आता है। ट्रोपो आइसोमेरेज एंजाइम, ये जो ट्रोपो आइसोमेरेज एंजाइम क्या कार्य करता है भाई डीएनए रेप्लिकेशन की प्रोसेस में। ये ट्रोपो आइसोमेरेज एंजाइम जब हेलिकेज एंजाइम हाइड्रोजन बॉन्डिंग को तोड़ते हुए आगे की तरफ बढ़ता है तो ये जो डीएनए के स्ट्रैंड होते हैं इन डीएनए के स्ट्रैंड को उलझने से रोकने का कार्य करता है। ठीक है, मतलब नंबर ऑफ सुपरकोइलिंग को डिक्रीज करता है, डीएनए को उलझने से रोकने का कार्य करता है। ठीक है, ये इस प्रकार हो गया ट्रोपो आइसोमेरेज एंजाइम। चलो हमने ट्रोपो आइसोमेरेज एंजाइम अप्लाई कर दिया, तो ये लो भाई डीएनए की स्ट्रैंड इस प्रकार बन जाते हैं भाई। ठीक, और एक बात और, जब डीएनए हेलिकेज एंजाइम डीएनए पर कार्य करेगा, दोनों स्ट्रैंड को अलग करेगा और एक वाई शेप स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन होगा। डीएनए के दोनों स्ट्रैंड के बीच में वाई शेप स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन होगा, जिसे हम बोलेंगे रेप्लिकेशन फ्रॉग। इस पॉइंट को हम बोलेंगे रेप्लिकेशन फ्रॉग, क्योंकि यहां पर वाई शेप्ड स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन होता है, वाई शेप्ड स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन होता है, इसलिए हम बोलेंगे इसे रेप्लिकेशन फ्रॉग, रेप्लिकेशन फॉर्क। ठीक है, इसमें हमने क्या कर दिया भाई, ट्रोपो आइसोमेरेज को अप्लाई कर दिया। इसके बाद कौन सा एंजाइम आता है, आरएनए प्राइमेज एंजाइम। आरएनए प्राइमेज एंजाइम आएगा। आरएनए प्राइमेज एंजाइम क्यों आएगा भाई, आरएनए प्राइमेज एंजाइम की रिक्वायरमेंट क्यों होती है, क्योंकि डीएनए रेप्लिकेशन की प्रोसेस को स्टार्ट करने के लिए आरएनए प्राइमर की रिक्वायरमेंट होगी, और उस आरएनए प्राइमर का फॉर्मेशन आरएनए प्राइमेज एंजाइम करेगा। ठीक है, और इसके भाई आरएनए प्राइमर की रिक्वायरमेंट क्यों है, आरएनए प्राइमर की रिक्वायरमेंट इसलिए पॉलीमरेज को फंक्शन करने के लिए आरएनए प्राइमर की रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, अब हम देख लेते हैं कि आरएनए प्राइमेज एंजाइम हमने अप्लाई किया। ये पहले हम लगा लेते हैं 5 प्राइम 3 प्राइम 3 प्राइम 5 प्राइम, ये 5 प्राइम 3 प्राइम 3 प्राइम 5 प्राइम। ठीक है, अब जो हमने इस डीएनए स्ट्रैंड पर आरएनए प्राइमेज एंजाइम अप्लाई किया और इस एंजाइम ने बनाया भाई आरएनए प्राइमर, अप्लाई कर लिया आरएनए प्राइमेज एंजाइम। ये लो भाई इस प्रकार हमारा ये डीएनए
प्रेजेंट है। ठीक ठीक है। अब हमने क्या किया, ये यहां पर नाइट्रोजन बेस, ये जो स्ट्रैंड एक दूसरे से अलग होते हैं, इनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग टूटती है, तो ये जो प्रत्येक डीएनए स्ट्रैंड है, दोनों डीएनए स्ट्रैंड एक टेम्पलेट की तरह यूज होंगे, टेम्पलेट की तरह कार्य करेंगे। मतलब डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम को कार्य करने के लिए एक सांचे की तरह कार्य करेंगे, जिससे हर डीएनए स्ट्रैंड के सामने उसकी कॉपी तैयार होगी और एक डीएनए मॉलिक्यूल से दो डीएनए मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, ये हमने आरएनए प्राइमेज को अप्लाई किया, तो ये आरएनए प्राइमर को अप्लाई करेंगे भाई। ठीक है, ये लो आरएनए प्राइमर को बनाएंगे, यहां पर बना दिया आरएनए प्राइमर, और इसकी यह 5 डेज से 3 डेज होगा भाई। ठीक, 5 डेज से 3 डेज होगा, प्राइमर बनाएगा और 5 डेज से 3 डेज की तरफ होगा। अब हम बात करते हैं कि जो आरएनए प्राइमेज एंजाइम हमने अप्लाई कर दिया, तो आरएनए प्राइमर का फॉर्मेशन होगा, और जो डीएनए रेप्लिकेशन की प्रोसेस होती है, या जो डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम के द्वारा डीएनए को रेप्लिकेट किया जाएगा, उसकी जो दिशा होगी वह 5 डेज से 3 डेज की तरफ होगी। ठीक है, 5 प्राइम से 3 प्राइम की तरफ होगी, और 5 प्राइम से 3 प्राइम की तरफ ही क्यों होगी, यह भी एक क्वेश्चन है। क्योंकि हमने जब डीएनए की स्ट्रक्चर को पढ़ा था, डीएनए की मॉलिक्यूलर लेवल पर स्ट्रक्चर पढ़ा था, तो हमने कहा था कि ये जैसे राइबोज शुगर होती है, ठीक है, इस राइबोज शुगर के यहां पर 5वां कार्बन प्रेजेंट है, और 5वां कार्बन पर यहां पर फॉस्फेट ग्रुप जुड़ा रहता है। ठीक है, और ये जो 3rd कार्बन है, इस 3rd कार्बन पर, ये जो 1st कार्बन है, इस 1st कार्बन पर नाइट्रोजनस बेस जुड़ा रहेगा। यह एक क्या हो गया भाई, न्यूक्लियोटाइड। अब ये न्यूक्लियोटाइड है, और डीएनए का निर्माण किस प्रकार होगा, हमने क्या कहा था कि डीएनए इज ए पॉलीमर ऑफ पॉलीन्यूक्लियोटाइड। मतलब बहुत सारे जब न्यूक्लियोटाइड आपस में मिलेंगे तो एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन का फॉर्मेशन होगा, इसका मतलब कि इसमें और न्यूक्लियोटाइड जोड़ने की आवश्यकता है। तो और न्यूक्लियोटाइड कहां से जुड़ेगा भाई, हमने कहा डीएनए की स्ट्रक्चर देखते हुए हमने जब 5 प्राइम बताया था कि डीएनए मॉलिक्यूल का जो 5वां कार्बन होता है वो फॉस्फेट ग्रुप जुड़ा रहता है और वह फ्री रहता है। जो बाइंडिंग होगी वह 3rd नंबर कार्बन पर होगी। ठीक है, ये लो भाई, फॉस्फेट ग्रुप जुड़ा, ये 5वें कार्बन पर, और ये राइबोज शुगर है, यहां पर साइटोसिन मान लो। इस प्रकार ये लंबी पॉलीपेप्टाइड चेन का फॉर्मेशन होगा, क्योंकि जो भी न्यूक्लियोटाइड जुड़ेंगे वह जो 3 प्राइम होता है उस 3 प्राइम पर जुड़ेंगे, क्योंकि यहां से और फॉस्फेट ग्रुप जुड़ेगा। इसका मतलब हम क्या कर रहे हैं कि डीएनए रेप्लिकेशन की प्रोसेस 5 प्राइम से 3 प्राइम की ओर होगी। अब जो डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम है, डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम जो रेप्लिकेशन की प्रोसेस करेगा या डीएनए का स्ट्रैंड बनाएगा, यह 5 प्राइम से 3 प्राइम ही होगा। चलो ठीक है, हमने डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम अप्लाई कर दिया भाई, यह आरएनए प्राइमर का फॉर्मेशन हो गया। ठीक है, और जो 5 प्राइम से 3 प्राइम है, इसका मतलब क्या हुआ कि हम यहां पर जैसे प्राइमर बना दिया, प्राइमेज एंजाइम की प्रेजेंस में हमने आरएनए प्राइमर बना दिया, और यह 3rd स्ट्रैंड और यह 5th स्ट्रैंड। अब डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम क्या कार्य करता है भाई, डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम डीएनए का स्ट्रैंड बनाता है, और वो भी 5 डेज से 3 डेज की तरफ। अब ये 5 डेज से 3 डेज, इधर तो डीएनए है प्रेजेंट ही नहीं है, आगे तो डीएनए प्रेजेंट ही नहीं है, तो इसको देखकर किस प्रकार भाई
इसके स्ट्रैंड का न्यूक्लियोटाइड को किस प्रकार जोड़ेगा और आगे डीएनए का स्ट्रैंड किस प्रकार बनेगा। लेकिन इसमें होता क्या है कि यहां पर प्राइमर बन गया, ये हेलिकेज एंजाइम आगे की तरफ इस डीएनए को खोलेगा, यहां पर एक और प्राइमर बन जाएगा 5 डेज से 3 डेज की तरफ, और अब यहां पर डीएनए पॉलीमरेज अप्लाई होगा और इस प्रकार आगे की तरफ रेप्लिकेशन की प्रोसेस होगी। फिर यहां पर आरएनए प्राइमर बनेगा और उसमें भी 5 स्ट्रैंड और 3 स्ट्रैंड। डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम 5 स्ट्रैंड से 3 स्ट्रैंड रेप्लिकेशन की प्रोसेस करता है, तो 5 स्ट्रैंड से 3 स्ट्रैंड बनेगा। ठीक है, हम देख लेते हैं कि ये किस प्रकार होता है। तो हमने भाई अप्लाई किया डीएनए पॉलीमरेज, ये जो डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम है ये ओनली आरएनए प्राइमेज एंजाइम की गाइड में कार्य करेगा, क्योंकि आरएनए प्राइमेज एंजाइम आरएनए प्राइमर का फॉर्मेशन करेगा। इसका मतलब क्या हुआ कि डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम का प्राइमेज एंजाइम गुरु है, और जीवन में हर व्यक्ति का एक गुरु होना चाहिए, और अपने से जो बड़ा होता है या सक्सेसफुल व्यक्ति होता है उस सक्सेसफुल व्यक्ति को अपने आप का प्रेरणा स्रोत बनाना चाहिए, न कि उसकी सक्सेस को देखकर जलन महसूस करनी चाहिए। क्योंकि उस व्यक्ति को देखकर आप मोटिवेट हुइए, प्रेरणा लीजिए उससे कि हम भी काश इसकी तरह सक्सेसफुल हो और कभी हमें भी कोई प्रेरणा स्रोत माने। आप इतनी मेहनत कीजिए कि आज वो आपका प्रेरणा स्रोत है, तो कल आपको देखकर वो प्रेरणा स्रोत होना चाहिए, और कल वो होगा, परसों आप होंगे, फिर वो प्रेरणा स्रोत होगा, फिर आप उसके प्रेरणा स्रोत होंगे, और इसी प्रकार जिंदगी चलती जाएगी और आपको एक सक्सेस तक पहुंचाएगी। आपको यकीन कीजिए, जी जलाने से जीवन में जीवन रोशन हो जाता है। मेहनत कीजिए, आपको सफलता अवश्य मिलेगी। एक बार ठानिए तो सही, चलिए तो सही मंजिल की तरफ, चलने से मंजिल अवश्य मिलती है। तो मेहनत कीजिए अपने जीवन में और अपने सपनों को पूरे करने में लग जाइए, और किसी व्यक्ति को प्रेरणा स्रोत मानिए। और गुरु तो सबसे बढ़कर होता है, क्योंकि जीवन में वह गुरु ही होता है जो आपको सोने की तरह निखार देता है। इसलिए गुरु, माता पिता और गुरु का स्थान सबसे ऊंचा रखिए अपने जीवन में। चलो हम बात करते हैं रेप्लिकेशन की। तो ठीक है, ये हमने कहा भाई डीएनए के स्ट्रैंड है, और इस डीएनए पर हमने पॉलीमरेज एंजाइम को अप्लाई कर दिया, और ये 5 स्ट्रैंड है और ये 3 स्ट्रैंड, ये 3 स्ट्रैंड, ये 5 स्ट्रैंड। ठीक है, हमने प्राइमेज एंजाइम अप्लाई कर दिया था, तो उसने आरएनए प्राइमर का फॉर्मेशन किया था। ये लो भाई 5 डेज, ये 3 डेज। अब यहां पर आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम जुड़ेगा, और ये 5 डेज से 3 डेज की तरफ कंटिन्यूअस इस प्रकार डीएनए का स्ट्रैंड बनेगा। ठीक है, और इधर हमने देखा था कि यहां पर आरएनए प्राइमर जुड़ा 5 डेज से 3 डेज, लेकिन यहां पर आगे डीएनए प्रेजेंट नहीं है, तो डीएनए रेप्लिकेट नहीं होगा। आरएनए प्राइमेज एंजाइम फिर पीछे आता है और यहां पर 5 डेज से 3 डेज का फॉर्मेशन करता है, और यहां पर यह डीएनए का स्ट्रैंड बन गया भाई। ठीक है, इसी प्रकार ये आरएनए प्राइमर यहां जब ये स्ट्रैंड पूरा बन जाता है, तो फिर पीछे की तरफ जुड़ता है ये आरएनए प्राइमर, और ये डीएनए का स्ट्रैंड बन गया। इस प्रकार हमने क्या देखा कि जो डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम है ये ओनली 5 डेज से 5 प्राइम से 3 प्राइम की तरफ रेप्लिकेशन करता है, और इस रेप्लिकेशन की प्रोसेस में हमें एक स्ट्रैंड ऐसा प्राप्त होता है जिस पर डीएनए रेप्लिकेशन की प्रोसेस कंटिन्यूस होगी, और जिस स्ट्रैंड पर रेप्लिकेशन की प्रोसेस कंटिन्यूस होती है उसे हम
लीडिंग स्ट्रैंड बोलते हैं, लीडिंग स्ट्रैंड, ठीक है। और जो स्ट्रैंड जिस पर हमें फ्रेगमेंट देखने को मिलते हैं उसे हम डिसकंटिन्यूस प्रोसेस बोलेंगे, डिसकंटिन्यूस रेप्लिकेशन बोलेंगे, ठीक है। और जो ये स्ट्रैंड बनता है इस स्ट्रैंड को हम बोलेंगे लैगिंग स्ट्रैंड, ठीक है, लैगिंग स्ट्रैंड बोल दिया। और जो इस रेप्लिकेशन की प्रोसेस के दौरान जो लैगिंग स्ट्रैंड होता है, इस लैगिंग स्ट्रैंड पर जो छोटे छोटे फ्रेगमेंट बनते हैं, क्योंकि ये कंटिन्यूस प्रोसेस नहीं है और इसलिए इस पर छोटे छोटे फ्रेगमेंट बनते हैं, उन फ्रेगमेंट को हमने बोला है भाई ओकाजाकी, ओकाजाकी फ्रेगमेंट, ठीक है, ओकाजाकी फ्रेगमेंट हो गया। ये इतनी बात हो गई। लेकिन अभी डीएनए रेप्लिकेशन की प्रोसेस कंप्लीट कहां हुई है? ये तो एक कंटिन्यूस स्ट्रैंड बन गया, लेकिन ये जो स्ट्रैंड था डिसकंटिन्यूस प्रोसेस थी। तो इधर हम देख लेते हैं फिर कि आगे की प्रोसेस क्या होगी, ठीक है, इतना देख लिया। अब ये इतनी प्रोसेस हो गई कि लैगिंग स्ट्रैंड बन गया, लीडिंग स्ट्रैंड बन गया, लेकिन जो ये लैगिंग स्ट्रैंड था, इस लैगिंग स्ट्रैंड के डीएनए फ्रेगमेंट को हमें जोड़ना होगा। तो सबसे पहले क्या करना है, इस प्राइमर को हटाना है, ठीक है, इस प्राइमर को हटाना है पहले तो कौन सा हम एंजाइम यूज में लेंगे? ये लो भाई, एंजाइम यूज में होगा आरएनएज एच एंजाइम, जो इस आरएनए प्राइमर को हटा देगा, ठीक है। तो देखते हैं क्या प्रोसेस होती है। ये 5 प्राइम 3 प्राइम 5 प्राइम 3 प्राइम, ये प्राइमर हट गया, लेकिन ये तो कंटिन्यूस स्ट्रैंड था, 5 डेज 3 डेज से 5 इधर हो गया 3 डेज और ये 5 डेज हो गया। तो ये तो 5 डेज से 3 डेज की तरफ कंटिन्यूस बन गया और यहां से हमने आरएनए प्राइमर को हटा दिया आरएनएज एच एंजाइम की प्रेजेंस में। लेकिन ये जो स्ट्रैंड थे इनके बीच में हमने जैसे ही आरएनए प्राइमर को हटाया तो इनके बीच में ये गैप हो गया भाई, ठीक है, गैप बन गया। तो इन गैप को भरने के लिए फिर हम डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम को अप्लाई करेंगे, डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम, ठीक है। और ये डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम ये जो फ्रेगमेंट प्रेजेंट है, इन फ्रेगमेंट का फॉर्मेशन करेगा केवल इनके 3 एंड और 5 एंड ही इनके बीच में प्रेजेंट होंगे, जहां पर बाद में लाइगेज एंजाइम आकर 5 एंड और 3 एंड के बीच में फोस्फोडाइएस्टर बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा, जिससे एक पॉलीपेप्टाइड चेन का फॉर्मेशन होगा। जैसे फाइव डेज 3 डेज 3 डेज 5 डेज, इधर तो ये लीडिंग स्ट्रैंड है जो कि कंटिन्यूस है 5 डेज से 3 डेज। और यहां पर हमने क्या देखा कि डीएनए मॉलिक्यूल, डीएनए के स्ट्रैंड या फ्रेगमेंट पास पास आ जाते हैं। हम यहां पर अप्लाई करते हैं भाई लाइगेज एंजाइम, लाइगेज एंजाइम, ठीक। लाइगेज एंजाइम क्या करेगा भाई? लाइगेज एंजाइम कोई भी न्यूक्लियोटाइड होता है, उस न्यूक्लियोटाइड के 5 एंड 3 एंड और 5 एंड को जोड़ने का कार्य करता है। जैसे एडिनिन और फॉस्फेट, ये एक न्यूक्लियोटाइड हो गया और फॉस्फेट वाला 5वां नंबर कार्बन है, तो ये 5वां कार्बन होगा।
अब ये जो न्यूक्लियोटाइड होता है, इस न्यूक्लियोटाइड का ये 3 एंड फ्री होगा। अब कोई भी न्यूक्लियोटाइड, जब नया न्यूक्लियोटाइड इसके साथ में जुड़ेगा तो जो फ्री जगह मिलेगी वहीं तो जुड़ेगा। तो यहां से नया न्यूक्लियोटाइड जुड़ता है, यहां पर OH ग्रुप हटेगा, फॉस्फेट जुड़ेगा और फॉस्फेट फिर डीऑक्सीराइबोस शुगर से आगे की तरफ जुड़ता है और ये लो भाई नाइट्रोजनस बेस। तो ये दो न्यूक्लियोटाइड आपस में जुड़ गए। इस प्रकार बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड आपस में जुड़कर पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन का फॉर्मेशन होगा। मान लो कि ये 4-4 न्यूक्लियोटाइड के फ्रेगमेंट है, तो इसी प्रकार ये जो हमने अभी देखी है, इसी प्रकार बॉन्डिंग होगी ये, और ये बॉन्ड कौन सा बनता है, फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड, फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड। और ये बॉन्ड कौन बनाता है भाई, लाइगेज एंजाइम बॉन्ड बनाएगा। ठीक है, लाइगेज एंजाइम बॉन्ड बनाएगा और जैसे ही लाइगेज एंजाइम इनके बीच में बॉन्डिंग करेगा तो ये डीएनए कंटिन्यूस हो जाएंगे। ठीक है, तो हम आगे देख लेते हैं कि डीएनए की कंटिन्यूस किस प्रकार बनते हैं। ये इस प्रकार पेरेंटल डीएनए है, 5 एंड 3 एंड 3 एंड 5 एंड। और यहां पर हमने बोला था कि प्राइमर वाले स्थान पर 5 एंड था और 5 एंड से 3 एंड एक कंटिन्यूस प्रोसेस होती है। और इधर हमने 3 एंड से 5 एंड जो कि ओंकाना की फ्रेगमेंट का फॉर्मेशन किया था और इसे लाइगेज एंजाइम की प्रेजेंस में जोड़ देते हैं जिससे यह भी कंटिन्यूस हो जाएगा। अब हमने कहा है कि ये इसी प्रकार प्रोसेस इसी प्रकार होती है, लेकिन इतनी ही नहीं होती, क्योंकि जो हमने डीएनए हेलिकेज एंजाइम अप्लाई किया था, ये हेलिकेज एंजाइम यहां पर फंक्शन करेगा और लगातार हाइड्रोजन बॉन्डिंग को ब्रेक करेगा और लगातार ये डीएनए स्ट्रैंड का फॉर्मेशन होगा। और ये किस लास्ट में किस प्रकार हमें देखने को मिलेगा, क्योंकि ये एक पेरेंटल स्ट्रैंड है और ये एक इसके साथ में नया बना है। तो ये लो 5 डेज 3 डेज 3 डेज 5 डेज, ये एक प्रकार का ये तो हो गया भाई पेरेंटल स्ट्रैंड, और ये लास्ट ये दूसरा बना हुआ न्यू स्ट्रैंड। इसी प्रकार एक स्ट्रैंड का और फॉर्मेशन होता है। ये लो भाई 5 एंड 3 एंड 3 एंड 5 एंड। ठीक है, इस प्रकार डीएनए के 2 स्ट्रैंड का फॉर्मेशन हो जाता है। और जब भी और डीएनए रेप्लिकेशन की प्रोसेस हमने क्यों की थी, क्योंकि कोई भी सेल जब अपना अधिकतम आकार प्राप्त कर लेती है तो इस सेल में ये न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, न्यूक्लियस में डीएनए प्रेजेंट होता है। डीएनए अपने आप को रेप्लिकेट करेगा और ये इस प्रकार 2 स्ट्रैंड का फॉर्मेशन होगा। 2 स्ट्रैंड जब सेल डिवाइड करेगी तो ये दोनों स्ट्रैंड को इस सेल में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा। ठीक है, इस प्रकार ये डीएनए डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है। तो इस प्रकार रेप्लिकेशन की प्रोसेस कंप्लीट होगी, डीएनए रेप्लिकेशन की प्रोसेस कंप्लीट होगी। तो आज के लेक्चर में हमने क्या देखा है कि डीएनए अपने आप को किस प्रकार रेप्लिकेट करता है और डीएनए की जो प्रोसेस होती है वह सेमी कंजर्वेटिव होती है, क्योंकि हमने देखा है कि ये एक तो पेरेंटल स्ट्रैंड होता है और एक न्यू स्ट्रैंड बनता है, इसमें भी एक पेरेंटल स्ट्रैंड होता है और एक न्यू स्ट्रैंड बनता है। इसका मतलब कि आधा पेरेंटल डीएनए जब सेल डिवाइड होती है और अलग अलग सेल्स में डीएनए को डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है तो पेरेंटल डीएनए का एक स्ट्रैंड सुरक्षित रहेगा। तो यही तो हमने बोला है कि सेमी कंजर्वेटिव प्रोसेस होती। तो आज के लेक्चर में हमने क्या देखा है कि भाई डीएनए अपने आप को रेप्लिकेट कैसे करता है, और हमने ये भी देखा है कि डीएनए रेप्लिकेशन की रिक्वायरमेंट क्यों होती है। अब हम अगले लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं कि वास्तव में हमने डीएनए की स्ट्रक्चर देख ली, हमने ये देख लिया कि डीएनए ही जेनेटिक मटेरियल होता है, हमने ये भी देख लिया कि डीएनए किस प्रकार अपने आप को रेप्लिकेट करता है। अब हम अगले वाले लेक्चर्स में ये देखने वाले हैं कि जब डीएनए ही जेनेटिक मटेरियल होता है तो इस पर जो डीएनए है इस पर जो जीन प्रेजेंट होते हैं ये जीन अपने आप को किस प्रकार एक्सप्रेस करेंगे वो हम आगे देखने वाले हैं, और उन प्रोसेस को हम बोलेंगे ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन।
दोस्तों आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, और जो भी इस चैनल पर वीडियो अपलोड होता है उस वीडियो को पूरा देखिए, लास्ट तक देखिए और कमेंट करके बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, कि हम आपके सजेशन के बेस पर हमारी जो पढ़ाने की क्वालिटी है उस पढ़ाने की क्वालिटी में इंप्रूवमेंट करेंगे। और आप जीवन में अपना एक लक्ष्य निर्धारित कीजिए और उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए लगातार प्रयासरत रहिए, क्योंकि जब आप चलना शुरू करेंगे तो आप मंजिल पर अवश्य पहुंचेंगे। इसी के साथ आज के लेक्चर में बस इतना ही। थैंक यू। और हम अगले लेक्चर्स में पढ़ने वाले हैं ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन। थैंक यू।